कल थैलेमस के फंक्शन में मैंने बताया था एक पॉइंट टू पार्टिसिपेट इन मेंटेनेंस ऑफ स्टेट ऑफ wakefulness and alertness through RAS। क्लियर, वहां पे लिखा था RAS। तो RAS क्या है, उसका फुल फॉर्म लिख लो। आज भी स्ट्रेंथ कम है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग न्यूरॉन्स। ठीक है, मतलब एक न्यूरॉन्स का, एक नर्व्स का वहां पे रेटिकुलर वर्ड आया तो क्या इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू अ नेटवर्क, लाइक न्यूरॉन्स के नेटवर्क होंगे। क्लियर, जो कि हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, बिहेवियर को मेडिएट करेगा। एंड अगर हाइपोथैलेमस के एंटीरियर है तो थैलेमस के कहाँ हुआ, पोस्टीरियर हो गया। तो आरएएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग न्यूरॉन्स, टफ टफ न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के नेटवर्क हैं, न्यूरॉन्स के नेटवर्क हैं। एक रीजन ही है, एक तरीके से उसको आरएएस बोल रहा है तो उससे कोऑर्डिनेट करा रहा है थैलेमस फंक्शन कर। नोट कर लिए। ठीक है, एंटीरियर टू थैलेमस एंड पोस्टीरियरली, एंटीरियर टू हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियरली टू थैलेमस। लिम्बिक सिस्टम क्लियर है सबको? फोर ब्रेन से कोई क्वेरी? एनी क्वेरी फ्रॉम फोर ब्रेन? हम्म। नर्व नेटवर्क, एक पर्टिकुलर नर्व नेटवर्क तो सभी जगह है, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन के नर्व नेटवर्क को बोल रहे हैं आरएएस। ओके बच्चा, कोई क्वेरी नहीं है? तो मिड ब्रेन कल स्टार्ट कर दिया था। मिड ब्रेन में हम लोगों ने एनसीईआरटी के पॉइंट्स देख लिए थे कि इसका जो लोकेशन है वो थैलेमस हाइपोथैलेमस के नीचे और हिंड ब्रेन के ऊपर होगा, तभी हम इसको क्या दे रहे हैं, मिड। मिड मतलब मिडिल, ब्रेन के मिड में। ओके, अब ब्रेन के मिड में, अब आप उसको ब्रेन के स्ट्रक्चर के सेंटर में नहीं ले जाओगे। ये कैसे, जो ब्रेन के आपने पोर्शन डिवाइड किए थे उसके अकॉर्डिंग फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन कहाँ है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप भूल सकते हो। सिंपली आप ऐसे लिख भी लोगे तो भी आपको सीक्वेंस याद रहेगा। ठीक है, इसमें आपको ये चीजें कई बार आ चुकी हैं, फोर और हिंड। आप लिम्ब पढ़ते हो तो भी आता है, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब। ठीक है, आप विंग्स पढ़ोगे, विंग्स पढ़े थे तो भी आया था, फोर विंग्स, हिंड विंग्स। तो मीन्स हमें पता है कि फोर मीन्स आगे, हिंड मतलब पिछला। क्लियर, बीच में आ गया मिड। तो मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में है, प्लस और क्लियर। फोर ब्रेन में क्योंकि मेजर पार्ट्स हैं, वहां पे भी थैलेमस हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के और मिड ब्रेन के बीच में रहेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया था सेरेब्रल एक्विडक्ट, या समझते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इनको देखें। क्लियर, एनसीईआरटी में मार्क्स हो गए थे, अब इनके डिटेल पोर्शन देखें। ओके, एक बार पोर्शन फिर से रिकॉल कर लो। फोर ब्रेन में क्या क्या आ गया था आपका, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, मिड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में आपका क्या आ गया है, मिड ब्रेन एंड हिंड। हिंड ब्रेन में आपका क्या आएगा, पॉन्स, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं उसको, एंड सेरेबेल। ओके, ब्रेन स्टेम में क्या आ जाएगा, पूरा मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ध्यान में रखना है, एक ट्री की तरह ये स्टेम वाला पोर्शन बना रहा है, तो ये आपका आ जाएगा पूरा ब्रेन स्टेम। इसमें अभी आप ये जो ग्रीन पोर्शन मार्क है, एक मिनट को, ग्रीन पोर्शन जो मार्क्ड है वो आप देख रहे हो, वो क्या है, मिड ब्रेन। क्लियर है बच्चा?
मिड ब्रेन मैनेजेस द फंक्शन ऑफ बोथ लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन मतलब जो पोर्शन आप देख रहे हो कॉर्टिकल रीजन में आपने जो हेमिस्फीयर को डिवाइड किया था उसी से रिलेटेड आप पैरेलली चले जाओ तो जो आपका पूरा लेफ्ट और राइट का कोऑर्डिनेशन है, जैसे अभी आप सेरेबेलम देखोगे तो सेरेबेलम भी राइट और लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो आप इधर से बीच में सेंटर वाले पोर्शन पे अगर डॉर्सली देखना चाहो तो वहां पे आप मिड ब्रेन को देख सकते हो कि वो डॉर्सली दोनों पोर्शन को रिलेट कर रहा है। ओके, इट इज पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का ही पार्ट है, अभी तो ब्रेन में है तो सीएनएस का ही पार्ट होगा, एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप एंड वेक। जगने, सोने, उठने, बैठने के बाद जो आपका रीजन है मिड ब्रेन वो कंट्रोल क्या कर रहा है, वो आपके हियरिंग, विजन के जो एक कहते हैं कि आप देख चुके हो लेकिन सिग्नल प्रोसेसिंग तो होगी तुम्हारा, जैसे देखा है उसको प्रोसेसिंग तो ऑक्सीपिटल लोब में होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा है जो वहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या यहाँ पे ऑलरेडी आप क्या देख रहे हो उसकी एनालिसिस एक तरीके से चल रही है एंड देन फाइनल प्रोसेसिंग ऑक्सीपिटल लोब में होगा सेम वे में। ओके, तो मिड ब्रेन एक तरीके से फिर से वैसा ही है, मीडिएटर टाइप का बीच में। नाउ जो वेंट्रिकुलर सिस्टम आ रहा है, जो वहां पे एक्वेडक्ट का नाम आया है कि कैनाल प्रेजेंट है, उसके बारे में आप समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट लिखा हुआ है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट नेम इंडिकेट कर रहा है सेरेब्रल वाले पोर्शन से स्टार्ट हो रहा होगा। एक्वा मीन्स होता है वाटर, डक्ट मीन्स ट्यूब, क्लियर। सेरेब्रल एक्वेडक्ट इट मीन्स कि दैट मीन्स कि ये कुछ कनेक्शन बना रहा है जो आपका सेरेब्रल पोर्शन से लेके एक डक्ट की तरह स्ट्रक्चर जा रहा है। जो यहाँ पे ब्लूइश अपीयरेंस दिख रहा है वो सब पोर्शन आपका इसी में आ जाएगा, और इसको ये हो गया आपकी डक्ट, ये जो बीच में आप देख रहे हो ये हो गया एक डक्ट जो कि आगे के वेंट्रिकल सिस्टम से लेके पीछे के वेंट्रिकल सिस्टम के बीच में ज्वाइनिंग को बना रहा है। दैट्स वाई हम उसको क्या बोल रहे हैं, वो मिड ब्रेन से होके क्रॉस हो रहा है। ओके बेटा, तो डक्ट को सिर्फ आप क्या मेंशन कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज अबाउट द डक्ट, उसमें वेंट्रिकुलर सिस्टम के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल देखना होगा। इस वेंट्रिकल को हार्ट के वेंट्रिकल से कंफ्यूज नहीं होना है, ये ब्रेन का वेंट्रिकल है, कोई भी एक एरिया दूसरे से मिक्स होना ही नहीं है। यहाँ पे भी यहाँ 4 वेंट्रिकल है, वहाँ 2 वेंट्रिकल है। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से, द वेंट्रिकुलर सिस्टम, ventricular system is a set of 4 interconnected cavities, जैसे साइनसेस अपन देखते थे ना, उसी तरीके से क्या है ये कैविटीज है, इनको क्या बोला जा रहा है, वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन वेयर द cerebrospinal fluid is produced। सीएसएफ का फॉर्मेशन इन्हीं वेंट्रिकुलर सिस्टम्स के थ्रू होगा, यहाँ पे कुछ मॉडिफाइड सेल होंगी और वो सेल सीएसएफ के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे। Within each ventricle is a region, choroid plexus, a network of एपेंडाइमल सेल्स, स्पेसिफिक सेल्स हैं जो कि फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोराइड प्लेक्सस इज एसोसिएटेड विद नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ब्रेन को नर्वस सिस्टम नहीं ऑप्शन दे रहे हैं, सिस्टम भी पूछ सकता है, सिर्फ लोकेशन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तब बनाया है क्वेश्चन तो वो पूछ लेगा कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, क्लियर। वेंट्रिकुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू सीएसएफ प्रोडक्शन, फाइंड द करेक्ट वन, ठीक है। फिर इसके बाद इनके कॉम्बिनेशन दे सकता है, तो डिफरेंट टाइप से ये टर्म पूछा जाता है। कोराइड प्लेक्सस, ओके, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड पे पूरा एक अलग से लेक्चर देंगे, ये कैसे वर्क करता है, कैसे सिंथेसिस होता है, कैसे मूव करता है, वो सब वहां पे बात। ओके बच्चा, वेंट्रिकल समझते हैं। अब ये आपको इमेज बहुत अच्छे से क्लियर ध्यान में रखनी है, सिर्फ आप ब्लू वाला जो पोर्शन है उसको आप रफली भी ड्रॉ करके एक लिख सकते हो कि वेंट्रिकल्स की लोकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो वेंट्रिकल 1 और 2 आपको अपर साइड में दिख रहा है, ये डार्क वाला एक तरफ, लाइट वाला एक तरफ, तो 2 वेंट्रिकल आपके अपर साइड में हो गए। दोनों वेंट्रिकल की ओपनिंग जो हो रही है वो एक कॉमन वेंट्रिकल में हो रहा है, दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल। रिलेटेड रहेगा क्योंकि सब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके बाद प्रोड्यूस होगा और पूरे ब्रेन की तरफ लाइनिंग बनाएगा, तो थर्ड वेंट्रिकल हो गया।
थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में आपको दिख रही है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। दिस इज अगेन क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड थर्ड और फोर्थ के बीच में आपको दिख रही है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आपको दिखे सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जिसका नेम दिया हुआ है आपके आंसर। इज इट क्लियर बेटा? इसके बाद ये सेंट्रल कैनाल, देन स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अब इसको आप कट करके ऊपर से देखो कि ये पूरा सिस्टम कैसा होगा, एकदम अटेंटिव होके। अगेन आपको ब्लू वाले पोर्शन पे फोकस करना है बेटा, ब्लू वाले पोर्शन पे फोकस करना है। ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल भाई 1 और 2 जो हो गए वो लैटरली अरेंज्ड है, जब हमने उस इमेज में दिखाया, देखो ये। देखो इस वाले में हमने दिखाया, तो ये 1 और 2 कहाँ है, लेटरल साइड पे है ना। अब हम इस साइड से दिख रहे हैं, अपर साइड से देख रहे हैं, ऊपर से। तो ऊपर से हमें क्या दिख रहा है कि वो लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए। तो 1 एंड 2 ओपन कहाँ हो रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो, लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, 1 एंड 2 क्लियर, दोनों ओपन कहाँ हुए, थर्ड में। तो ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल और ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में क्या है, एक्विडक्ट। कहाँ पे प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में। कोई कंफ्यूजन? फिर वो आगे जा रही है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो इसी की आगे की डक्ट को बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। तो सीक्वेंस अगर हम यहाँ से निकालें, तो 1 एंड 2 लैटरल वेंट्रिकल, इसमें फॉर्मेशन जो हुआ सीएसएफ का वो फ्लो करेगा थर्ड वेंट्रिकल के पास। थर्ड वेंट्रिकल से एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट एंड देन ये ट्रांसपोर्ट किया फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल से आगे जो जा रहा है वो है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल कहाँ चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया, सीक्वेंस समझ में आ रहा है? सीएसएफ अभी हम पढ़ाएंगे। सीएसएफ मतलब पूरी एक बाउंड्री आएगी, एक फ्लूइड की बाउंड्री आएगी, वो पढ़ेंगे बाद। ठीक है, ये समझ में आ गया, सीक्वेंस समझ में आ गया। तो सीएनएस के बीच में जो फ्लूइड पूरा आपका ट्रैवल कर रहा है, वो फ्लूइड क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, इस फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टम में। वेंट्रिकुलर सिस्टम कहाँ है, वेंट्रिकुलर सिस्टम सेरेब्रम से लेके आपके हिंड ब्रेन तक पूरा फैला हुआ है, मिड ब्रेन तक, मतलब सिंथेसिस वाला पोर्शन फिर फैला हुआ है, उसमें आपके 4 वेंट्रिकल्स आ रहे हैं। फर्स्ट एंड 2 आपके अपर फोरब्रेन साइड में, थर्ड आपका फोरब्रेन में ही है, और वहां से वो स्टार्ट हो रहा है, एक्वेडक्ट से आगे फॉलो कर रहा है, और एक्वेडक्ट से फिर वो ट्रांसफर हो रहा है मिड ब्रेन के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में। एंड फोर्थ वेंट्रिकल वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, वो सेरेबेलम के पास है, तो वो क्या हो गया, आपका हिंड ब्रेन का पार्ट हो गया। तो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ है, हिंड ब्रेन में। तो सारा आपको लोकेशन और सिंथेसिस, ये चीज इतनी ध्यान में रखो। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब इसी को आप आगे से ऐसे यहाँ तक पहला देख रहे हो, तो यहाँ पे इसका इंफीरियर टिप दिख रहा है, तो वो दूसरे व्यू से आप देखोगे तो वो फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये इसका कोई टुकड़ा नहीं है, वो उस साइड से फैला होगा। चलो अब देखना है दूसरा एक टर्म जो दिया हुआ है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कहाँ पे पढ़ रहे हो, मिड ब्रेन। एकदम अटेंटिव होके, जो 4 टाइप्स के हैं, क्वाड्रा को आपको ब्रेक करना है, और 4 जो 4 है उसमें 2 2 का ग्रुप है,
और उनके फंक्शंस ध्यान में रखने, उनके नेम ध्यान में रखने। ये नोट्स बनेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसको और क्या बोलते हैं, टैक्टल प्लेट। क्लियर, कहाँ प्रेजेंट होगी, मिड ब्रेन में। सुपीरियर, अब दो दो का जो पेयर बना है, ये क्वाड्रा, क्वाड्रा मतलब 4, टेट्रा क्वाड्रा इसका मतलब होता है 4, 4 में से हम आ गए 2 को ले आए, हमने कहा जो अपर साइड में है वो क्या हो गया, सुपीरियर कॉलिकुलस। नाम पूछा जाएगा, डायरेक्ट फंक्शन और लोकेशन पूछेगा। सुपीरियर कॉलिकुलस, यहाँ इमेज में ध्यान से देखो, ये आपका, ये पर्पल वाले को मत समझना, ये है आपका। ओके बेटा, क्लियर है, सुपीरियर कॉलिकुलस। फिर आप देखो, ये दो हो गए सुपीरियर, ये नीचे की तरफ हो गए, ये क्या हो गए, इंफीरियर। तो इंफीरियर कॉलिकुलस। ओके बच्चा, चारों मिलके क्या बना दिए, कार्पोरा क्वाड्री जेमिना। सुपीरियर कॉलिकुलस किस में रोल प्ले कर रहा है, विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर, विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर। रिफ्लेक्स, आप हर विजुअल को आपको प्रोसेस करने की नीड नहीं है, वही बात, अनकॉन्शियस वाली बात और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स देने वाली बात। आप हमेशा, जैसे कहते हैं ना बेटा, किसी की वर्कलोड को कम करना है, तो ब्रेन दिन भर बिजी है, ब्रेन हमेशा काम कर रहा है, ब्रेन इन्वॉल्व है, तो उसके कुछ वर्कलोड को कि भाई ये तो इजी है, अब ये छोटे एम्प्लॉय कर सकते हैं ना, उस तरीके से उसने वो काम कहाँ दे रखा है, रिफ्लेक्स सेंटर्स को दे रखा है, स्पाइनल कॉर्ड को दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर। तो यहाँ क्या है, विजुअल रिफ्लेक्स सेक्टर। जैसे जस्ट कुछ आप ऐसी चीज देख रहे हो, आप रोज अपने मम्मी पापा को देख रहे हो, तो आप उनको भूलोगे नहीं, उनको प्रोसेस करने के लिए आप ऑक्सीपिटल लोब तक नहीं सिग्नल जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेव है इंफॉर्मेशन कि वो विजुअल रिफ्लेक्स सेंटर में ही है, और वहां से विजुअल रिफ्लेक्स एक क्विक रिस्पॉन्स जो आप दे रहे हो वो उसको प्रोसेस कर लेता है। ओके, टर्न्स आईज हैंड हेड इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुलस। अब ये भी देखो, कभी आपको जस्ट लाइट पड़ी, बहुत तेज आपकी आंख में लाइट पड़ी, तो एक रिस्पॉन्स, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो आप उसको लाइट को सेंस नहीं करते हो कि ब्रेन थोड़ा सा इसको सेंस करे और प्रोसेस, ब्रेन मतलब कॉन्शियस वाला ऑक्सीपिटल, वहां तक सिग्नल जाए वो प्रोसेस करे। तो कुछ चीज जो है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, उसको ब्रेन ने ट्रेन कर रखा है, सेंट्रल पोर्शन को, रिफ्लेक्स पोर्शन को, कि तुम इसके लिए रिस्पॉन्स ले लेना, मुझे नीड नहीं है, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव एक्शंस है। ठीक है, इमीडिएट आंख हटाओ, इमीडिएट पलक झपकाओ, क्लियर, इमीडिएट किसी चीज से टच हुए तो आपका हैंड मूव हो गया, गर्म सरफेस से टच हुआ तो हैंड मूव हो गया, ठीक है। तो विजुअल क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए जो आपका आंख, और जैसे किसी ने बुलाया तो वो क्या है, साउंड, साउंड आपको बार बार मैं बोल रही हूँ मनाली, तो मनाली देखी, पृथ्वी तो पृथ्वी देखेगा, या कोई भी बुलाया तुम आवाज पहचान रहे हो, नहीं अनजान पर्सन भी बुला रहा है, लेकिन एक आवाज, एक साउंड वेव तुम्हारे कानों में आई और उसमें जानी पहचाना सा तुम्हारा नाम है, तो तुम पलट के देखोगे, वहां तुम्हारा ब्रेन का रिफ्लेक्स सेंटर इन्वॉल्व होता है। इज इट क्लियर? तो ये सारा जो आपके डेली रूटीन में होता है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, वो यही सुपीरियर कैलिकुलस उसमें इन्वॉल्व है, जो जानी मानी चीजों से आपको रिफ्लेक्स एक्शन फास्ट करवा रहे हैं। ओके, इंफीरियर कैलिकुलस, इंफीरियर कैलिकुलस ऑडिटरी रिफ्लेक्स दे रहा है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स टर्न आईज एंड हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ साउंड, ये विजुअल, ये ऑडिटरी, और दोनों क्या देख रहे हैं, दोनों क्या देख रहे हैं, अगर पूछेगा कॉमन कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना करके क्वेश्चन आएगा तो आपको बोथ ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा, विजुअल रिफ्लेक्स एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स, साउंड के लिए जो आपके अंदर सेव है और आपके प्रोटेक्शन के लिए नीड है, कभी आपको फास्ट रिएक्शन करना है उसके लिए मेन सेंटर तक न जाके ये बीच में एक सेंटर है वो वहां से प्रोसेस कर लेते हैं। समझ में आगे बच्चों? 4 बार पढ़ना है इसको, याद हो जाएगा दोनों। Corpora quadrigemina divided into two pairs. One have two lobes, ठीक है, another one have another two lobes. First upper side known as the superior colliculus, lower known as the inferior colliculus. Superior collicular involved in the reflex action responsible for the visual stimulus, and inferior colliculus involved in the reflex action responsible due to the uh, auditory. Is this clear? Is it clear, beta?
किस रीजन में है? मिड ब्रेन रीजन। ओके, उनके नीचे का पोर्शन जो हो जाता है फिर वहां से पेडंकल स्टार्ट हो जाता है, सेरेब्रल पेडंकल से अटैच्ड होते हैं। तो ये हो गया मिड ब्रेन में आपका जो दोनों टर्म आया था वो आपको समझ में आ गया। तो ये सब अलग से देखेंगे बेटा, थोड़ा सा ब्रेन खत्म हो जाए फिर देखते हैं। ठीक है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। तो छोटा सा आप यहाँ पे बस दोनों के नाम, लोकेशन, छोटी सी इमेज एनसीईआरटी में ही बना के रख दो, और बेटर होगा कि आप अपनी नोटबुक में या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में नोट डाउन करें। आकाश क्लियर है? आशना, आयुष, फरेहा, इकरा, ईशा, किटकी, अनाली, निनाद, पार्थ, पृथ्वी, सार्थक, श्रावणी, श्वेत, श्रेयस, यश। क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। अब लास्ट पोर्शन आ गया आपका हिंड ब्रेन। क्या क्या होगा इसमें? पॉन्स है, मेडुला है एंड सेरेबेलम। पॉन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम। बार बार स्ट्रक्चर दिखाते ताकि एकदम सेट रहे। स्ट्रक्चर समझ में आया, वही अभी आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पॉन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम है। इस इमेज में आप देखो, पॉन्स, मेडुला, ऑब्लंगेटा भी बोलते हैं, एंड सेरेबेलम इनके पीछे है। ये छोटा ब्रेन और ब्रेन ऐसे छोटा सा ब्रेन पीछे पढ़ेंगे। ओके बेटा, क्लियर है? अब इसको देखते हैं। तो हिंड ब्रेन मतलब पश्च ब्रेन, पता नहीं ब्रेन को क्या बोलते हैं, दिमाग। चलो, हिंड ब्रेन में आ जाता है आपका, यहाँ पे कई सारे सेंटर हैं आपके। जैसे एक आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो एक तो पहले बहुत नाना पाटेकर करके एक एक्टर होते थे, उनकी एक मूवी थी, उसमें उन्होंने बोला था यहाँ छोटा दिमाग है, यहाँ नहीं मारने का, पीछे नहीं मारने का। ठीक है, या आपने अभी भी मूवीज में देखा होगा, तो पीछे कोई अटैक करता है, तुरंत ऑल ऑफ सडन वो बंदा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। मतलब छोटी सी चोट से आप पीछे धीरे से भी मारोगे तो भी कोई फेल डाउन हो जा रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई थोड़ी देर के लिए एकदम अनकॉन्शियस हो जा रहा है, वो पोर्शन यही है आपका। ये रिस्की एरिया है, यहाँ पे कई सारे सेंटर हैं, तो यहाँ पे मारना रिस्की हो जाता है। बच्चों को भी पीछे से नहीं मारना चाहिए। बहुत जो छोटे ग्रोइंग बच्चे हैं ना, कभी उनके सर पे नहीं मारना चाहिए 5 साल तक। ये सब थोड़ा सा एक डेली रूटीन की चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को मारना है तो पीठ पे मारो, उनके हाथ पे ठोक दो। मारना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, लेकिन अगर फिर भी मार रहा है कोई तो उनके पीठ को यूज करो, उनके हाथ पे ठोक दो, धीरे से एक चटकन लगा दो। बट ऐसे सर पे नहीं मारना चाहिए। लोगों की क्या आदत होती है, जब तक सर पे मार देते हैं, और सर पे भी मारते हैं तो पीछे के ही साइड। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है, किसी जोरदार थप्पड़ का इम्पैक्ट दिख रहा है 20 साल बाद, वो बच्चा बड़ा हो गया तब उसके किसी हैबिट में वो इम्पैक्ट आया है। तो उसमें भी डॉक्टर यही एनालिसिस निकालते हैं, बचपन में कोई चोट लगी थी क्या, सर के बल गिरा था क्या, पीछे के साइड चोट लगी थी, तो वो यही सब रीजन है। ठीक है, इन्हीं सब जोन में कोई चोट लगती है तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है उस टाइम नहीं दिखा है आपको, बाद में दिख जाता है। द हिंड ब्रेन comprises pons, cerebellum and medulla। एनसीईआरटी का पॉइंट है, मार्क करो। ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तो कई बार बता चुके हैं। तो मेडुला एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आर द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, बात करते चलना एनसीईआरटी को। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक। फाइबर ट्रैक मतलब न्यूरॉन के फाइबर। ठीक है, तो फाइबर मतलब नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, फाइबर ट्रैक, एक्सॉन। ओके, वही चीज है। दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। अगेन कनेक्शन बना रहा है, डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन से कनेक्टेड रहेगा। ओके बेटा, सेरेबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस। पॉन्स के बाद सेरेबेलम, सेरेबेलम के बाद मेडुला। ओके, सेरेबेलम हैज वेरी कन्वोल्यूटेड। जिस तरीके से आपको ब्रेन में फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहे थे, उसी तरीके से आपको सेरेबेलम में भी एक फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो सेरेब्रम और सेरेबेलम, ये दोनों स्ट्रक्चरली यू कैन से कि बड़ा ब्रेन और छोटा ब्रेन। ओके, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी वो लैटरल पूरा आपने ऊपर डॉर्सल सरफेस से जो इमेज देखा था वेंट्रिकल का, उसमें आपने देखा कि वो दोनों साइड पे प्रेजेंट है, ये वाला।
ओके अभी ध्यान से देखो जो हम बात कह रहे हैं। अगर हम कहें कि इस तरीके का स्ट्रक्चर दूसरा आपको बड़ा कहाँ दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है ना बेटा, ये दिख रहा है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिजेंबल होते हैं, जबकि फर्क इनमें बहुत सारा है। ओके अगर ये आप इस तरीके से कट करोगे तो जैसे यहाँ लेफ्ट राइट था, यहाँ पे भी लेफ्ट सेरेब्रम राइट सेरेब्रम हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी क्या कह रही है, cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many neurons। surface area बढ़ाते ही हैं कि जो भी चीज आपको वहां पे उस surface पे लेनी है उसका आपको स्पेस ज्यादा मिल जाए। अब यहाँ पे लेने वाली चीज क्या है बेटा, यहाँ पे नर्व सेल ही है, ताकि काम जितने सिग्नल्स हैं जो उनको न्यूरल कनेक्शन बनाने हैं वो ज्यादा से ज्यादा नर्व सेल्स वहां पे बना के रखें। हमें पता है नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, बड़ी नहीं फिर डिवाइड नहीं कर सकती हैं, सिर्फ ग्रो करके मैच्योर होके वो वहां पे प्रेजेंट है। तो अब जो चीज डिवाइड नहीं हो सकता है उसको कुदरत ने कैसा बनाया है कि वो इतना कन्वोलेटेड, इतना स्ट्रक्चर वहां पे ज्यादा कर रखा है कि ये कनेक्शन बनाते रहे। इसलिए आप देखो कोई बहुत ओल्ड एज गया, जैसे अभी अगेन आई रिपीट, शायद पहले भी एग्जांपल दिया, अभी दिलीप कुमार करके एक एक्टर थे, उनकी डेथ हुई। तो न्यूज में मैं देख रही थी, वो अच्छे एक्टर थे, पापा लोग के साथ मूवी वगैरह देखते थे, बहुत तारीफ वगैरह पापा करते थे, तो देखा हुआ है बचपन में। तो मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, अब इतने दिन से कभी सुना नहीं, तो फिर एकदम से ऐसे लगा अच्छा। तो उसमें था कि वो कुछ टाइम पहले से ही मतलब लोगों को पहचाना भूल चुके। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स के कनेक्शन अब उतनी 98 एज उनकी थी, तो वो वीक हो जाते हैं। तो आप पूरे लाइफ टाइम तो वो वीक नहीं हुआ ना, पूरे लाइफ टाइम एक कनेक्शन मेंटेन है, तो उसी चीजों के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर आप या तो सेरेब्रल में देख रहे हैं या तो सेरेबेलम देख रहे हैं, उन सभी चीजों जगहों पे रीजन, बेसिक रीजन यही है कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा से ज्यादा आ जाए। अब आपको दिख रहा है कि सेरेबेलम का एरिया जो है वो सेरेब्रम से काफी छोटा है। ओके तो उसको और कन्वोलेटेड होना है, उसको मोर न्यूरॉन्स को कैरी करना है, तो उसको काफी कन्वोलेटेड एक सर्किट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सेरेबेलम हैज अ वेरी कन्वोलेटेड सरफेस, इसका रीजन जो है ये मार्क कर लेना, एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स। द मेडुला ऑफ द ब्रेन, छोटा छोटा ही लाइन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पहले कवर कर लेते हैं। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुला कौन सा ऊपर है, मेडुला नीचे है, तो स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन कोई भी टर्म ले रहा है तो उसके नियर बाय, सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होगा, मेडुला। तो मेडुला आ जाए, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाए, दोनों ही किससे कनेक्टेड हो रहे हैं, नीचे जाएंगे लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड से, सीएनएस के दूसरे पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होंगे। इट इज क्लियर। द मेडुला कंटेन्स सेंटर विच कंट्रोल, ये पढ़ा हुआ है आपने, मैंने बोला कि डेली रिवीजन में आप किसी का भी रेगुलेटरी सिस्टम रिवाइज करो। ब्रीदिंग का रेगुलेशन देखो तो उसमें आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखो वहां पे भी मेडुला ऑब्लोंगेटा आया था। गैस्ट्रिक सिक्रेशन, वहां पे भी मेडुला ऑब्लोंगेटा का टर्म आया हुआ है। इज इट क्लियर बच्चा? तो इतनी चीजें आप हाईलाइट कर लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये तो आपको नहीं भूलना है। तो डिवाइड कर दिया हमने ब्रेन को, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम में आ रहा है, मतलब थ्री मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम। फिर से मिड ब्रेन आ गया, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों मिला के ब्रेन स्टेम बना रही है, तो हम कई बार देख चुके हैं। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब पूछेगा कि ब्रेन, अब देखो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसको बोल देगा कि फोर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो विच वन इज मोर करेक्ट, फोर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ब्रेन स्टेम इटसेल्फ इंक्लूडेड मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को बहुत अटेंटिव वे में, ऐसे सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन नहीं करने। तो ये हो गई एनसीईआरटी की बात, इसको कर लो मार्क। ये है आपकी रियल इमेज, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया, देखने की कोशिश करो, तीनों अलग अलग इमेजेस हैं, अलग अलग स्टेज पे डिसेक्शन करने के बाद दिखाया हुआ है। ये पूरा एरिया आपका जा रहा है आगे ट्रैवल कर। ओके अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं।
सबसे पहले अगर हिंड ब्रेन में जो मिड ब्रेन की तरफ अटैच्ड है दैट पोर्शन इज पॉन्स। क्लियर? पॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉन्स के क्या फीचर्स हैं वो एक बार देख लो। और बहुत आपको ध्यान से रखना है, कुछ सेंटर में भी आपने यूज किया था कि कहाँ पे बताया, बताओ पॉन्स किस सेंटर को कंट्रोल करता है? कौन सा सेंटर बताया है? हाँ, यूरिनरी ब्लैडर। और ब्रीदिंग में क्या कंट्रोल करता था प्लांट पॉन्स? रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ था? मेडुला में। न्यूमेटैक्सिक सेंटर जो कंट्रोल कर रहा था, मेडुलरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल कर रहा था, वो सेंटर कहाँ था? पॉन्स में था। तो इसलिए इसको क्या और क्या कहते थे? एक्सेसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर। ओके, देखो अभी पॉन्स is a section of the brain stem that lies between the midbrain। देखो सबके लोकेशन से तो एकदम क्लियर हो बेटा, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसी को आप क्या बोल रहे हो? पॉन्स। विजुअली इट लुक्स लाइक एन enlarged सेक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा आ रही है, उसी का लगेगा कि enlarged सेक्शन है, जुड़ा हुआ है दोनों एंड। क्लियर? of the medulla oblongata, it is the butt of the brain stem। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो जो ह्यूमन हिप वाला पोर्शन होता है उसी के जैसा ये कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, और ये मेडुला वाला रीजन आपको लेग जैसा दिखेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई एक वर्ड यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं, बट ऑफ द ब्रेन। समझ में आ रहा है? तो बट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज पॉन्स एरिया। ये दिख रहा है आपको? ये देखो मार्क किया, ब्लैक से करते हैं। तो जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से, ठीक है, ट्री बोलेता है, ट्री बोलेगा अर्बोरेटेड ट्री, ये हो जाता है ट्री। अभी आते हैं उस पर भी। However, the actual structure of the pons and its function are quite different। ऐसा कुछ अभी ये भी रिसर्च एरिया है और इन सब चीजों पे बातें चलती रहती है, बट आप इमेज को देख रहे हो, चीजों को रिलेट करो तो आपको समझ में आ रहा है। लोकेशन समझना है, सेंटर क्या क्या है वहां पे, किस तरीके से कंट्रोल में रोल प्ले कर रहा है, किस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर के इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री में रिस्पॉन्स किया था, स्फिंक्टर को ओपन करा, तो वो सब क्वेश्चन कौन से रिलेटेड ही हैं जो आपने दूसरे सेगमेंट में पढ़ रखे हैं, दूसरे चैप्टर में पढ़ रखे हैं। ओके, और ये भी वही एरिया है, तो यहाँ पे भी नर्व्स की पूरी सेट होंगी, नर्व्स प्रेजेंट ही होंगी। पॉन्स कंटेन न्यूक्लियाई। अच्छा एक दिन बताना था, न्यूक्लियाई मीन्स ब्रेन के केस में न्यूक्लियाई वो सब पोर्शन होंगे बेटा। ब्रेन के केस में न्यूक्लियाई मतलब यहाँ पे आप न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियोलर न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर देखा था, न्यूक्लियोलर बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर भी जो एक डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये पूरे ब्रेन को तुम्हें एक सेल की तरह लेना है, ट्रीट करना है जब आप न्यूक्लियाई को समझना चाहो, ठीक है। तो न्यूक्लियाई क्या है? जहाँ पे नर्व्स की टफ्ट है, लाइक गैंग्लियन। गैंग्लियन हम पीएनएस में वर्ड यूज करते हैं एंड यहाँ पे हम उसके लिए न्यूक्लियाई यूज करते हैं। तो न्यूरॉन्स के पूरे टफ्ट प्रेजेंट हो, मतलब एक मेजर टफ्ट प्रेजेंट हो, वहां ग्रुप हो, एक डेंस न्यूरॉन्स का जंक्शंस हो, डेंस न्यूरॉन्स हो, वहां पे उसको वर्ड क्या देते हैं? न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूरॉन्स डेंस एरिया इन ब्रेन। ये आपको कॉर्टिकल रीजन में भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा। तो अभी देखो ध्यान से, द पॉन्स कंटेन न्यूक्लियाई दैट रिले सिग्नल। ऑब्वियसली ये भी बीच में आपको सेंटर में दिख रहा है, इसके पास सेंटर्स हैं बहुत सारे, तो ये सिग्नल्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे किसके साथ? अब अगर फोरब्रेन आ गए, फोरब्रेन के साथ। और यहाँ पे खुद क्या है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, छोटा ब्रेन जो मैंने बोला, वो क्या हो गया आपका? cerebellum। So nuclei that relay signals from the forebrain to the cerebellum, along with nuclei that deal primarily with sleep, respiration, swallowing, bladder control, urinary bladder, hearing, equilibrium, taste, eye movement,
फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल सेंसेशन एंड पोस्चर, ये सब अब आपको एडिशनल नोट करना है। ओके, जो आप पढ़ रहे हो, जो आपकी बुक में दिया है वो आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते हैं और वो टफ क्वेश्चन होते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन, अभी हम हियरिंग बोले तो हियरिंग में और भी अदर क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो सेट ऑफ पोर्शन आ जाएगा और पूछ लेगा क्वेश्चन के रिस्पॉन्सिबल इन हियरिंग कोऑर्डिनेशन, तो वहां पे आपको कौन भी टिक करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो काफी सारे नर्व्स की यहाँ पे ग्रुप्स होंगे जो ऊपर के साइड में भी अटैच्ड होंगे एंड साइड में आपके सेरेबेलम से भी अटैच्ड होंगे। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एक चीज और बोलते हैं कि जो पॉन्स के पास फाइबर्स हैं उसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स और ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फाइबर्स होंगे, समझ रहे हो ना। लॉन्गिट्यूडनल होंगे तो उसका ऐसे ऐसे कनेक्शन बना रहे होंगे, ट्रांसवर्स होंगे तो पॉन्स के आगे अभी सेरेबेलम ऐसे प्रेजेंट है वहां तक कनेक्शन जाएगा, और ये सब मिल रहे होंगे, इनसे मिल रहे होंगे मतलब ज्वाइंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक एक न्यूरॉन्स अपने अपने सिग्नल्स को कोऑर्डिनेट करता है, अपने अपने सिग्नल्स को ट्रेवल करता है। क्लियर बच्चा, बस लास्ट लास्ट ब्रेन है, एकदम अच्छे से समझ लो पहले स्ट्रक्चर, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे चले जाएंगे तो ये हो जाएगा। फंक्शन ऑफ पॉन्स, ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। सम थ्योरीज पॉजिट दैट, मतलब कहते हैं ऐसा, दैट इट हैज अ रोल इन ड्रीमिंग। जैसे मैंने बोला अभी बहुत सारे ड्रीम को लेके मिथ है, तो कुछ थ्योरी ऐसी भी हैं जो कि पॉन्स के फंक्शन को ही कहते हैं कि पॉन्स जो है वो ड्रीमिंग में भी रोल प्ले कर रहा है। कंट्रोल और रेस्पिरेशन है, दैट्स व्हाई वहां पे आपको न्यूमोटैक्सिक सेंटर दिख रहा था। ठीक है, लास्ट वाला, दो सेंटर होते हैं लोअर पॉन्स में, एप्नियोस्टिक सेंटर होता है एंड अपर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये आपको नहीं भूलना है। सेकंड वाला टर्म से ही आएगा, सब सेंटर सिर्फ टर्म से आएंगे, किनकी किन सेंटर की कहाँ लोकेशन, वो भी बियॉन्ड द एनसीईआरटी गए तो। एंड नहीं तो चांसेस हैं कि लोकोमोशन, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इवन पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिर्फ कार्डियक वाले को पोर्शन को छोड़ के और ब्रीदिंग के कुछ पोर्शन को छोड़ के एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। स्पेक्ट्रम उन्होंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और पूरा नैरो भी कर दिया है, वहां पे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में सब एनसीईआरटी बेस्ड ही था, लोकोमोशन मूवमेंट में, स्केलेटन में सब एनसीईआरटी बेस्ड है, अभी नर्वस में भी आपको मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही दिखता है। जस्ट समझने के लिए इमेजेस को ऐड करो, चीजों को समझो कहाँ पे है, क्या क्या कॉमन हो सकता है, वो जो कॉमन वाली चीज होती है ना वो टफ हो जाती है। So some theory poses that it has a role in dreaming, control of respiration by the pneumotaxic center. Main center कहाँ है? मेडुला में, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अपर पॉन्स में लोकेशन होती है, एप्नियोस्टिक सेंटर लोअर पॉन्स में होता है। A number of cranial nerve मतलब ऐसी नर्व जो cranium region से जनरेट होगी। क्लियर? cranial nerve nuclei are present in the pons। अब cranial nerve वहां से जनरेट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में आएगी और उसके बाद उसको पेरीफेरी में जाना है। जैसे वैगस नर्व याद है, वैगस नर्व आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। ठीक है, आप अलग अलग सिस्टम में देख रहे थे वैगस नर्व का रोल था, तो वो है तो क्रेनियल नर्व ना, ओरिजिनेट वहां से हुई और इधर ट्रैवल कर रही है, इधर तक उसके सिग्नल्स आ रहे हैं। तो जो नर्व है वो कई सारे न्यूरॉन्स के टफ्ट से बनी हुई है और वो नर्व की टफ्ट की गैदरिंग एक्युमुलेशन आपको कौन से एरिया में दिखेगा, क्योंकि वो वहां से ट्रैवल करके ही नीचे के साइड आएगा। तो दैट्स व्हाई हिंड ब्रेन के पोर्शन में न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थोड़े ज्यादा दिखते हैं, आर प्रेजेंट इन द पॉन्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अब ये नर्व्स के नाम दिए हुए हैं, इसके बारे में करते हैं बाद में बात। फेशियल नर्व्स एक्सप्रेशन, वेस्टिबुलोकोलॉकुलर नर्व्स, एब्डोसेंस न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल नर्व, ये सब क्रैनियल नर्व है, इनकी बात करें। ठीक है, तो इनके एसोसिएशन से आपको न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर दिखेगा। अब आ जाते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है? सेरेबेलम आपको दिख रहा है, ब्रेन का ही छोटा रूप एक दिख रहा है जो साइड में, दैट इज द सेरेबेलम। और ये अगेन टू पार्ट में डिवाइड होगा, लेफ्ट और राइट को कंट्रोल करेगा
एंड यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट दिख रहा है, कुछ फोल्ड दिख रहा है। ये फोल्ड फिर से वही बात आती है ग्रे मैटर और वाइट मैटर वाला, तो ये फॉलो करता है सेरेब्रम वाला ही स्ट्रक्चर। सेरेब्रम में तुम लोग अब बता दो ग्रे किधर है, व्हाइट किधर है। चलो हम ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट टेल मी। जैसे अगर हम इसको एक सर्कल की तरह लें, तो सर्कल में हम दो पार्ट डिवाइड कर दिए, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, एक सेरेब्रल सेंटर हो गया। तो ग्रे कहाँ होगा, ए क्या है, बी क्या है? सेरेब्रम में। अरे सेरेब्रम में सेल बॉडी किधर था, एकदम वही ध्यान रखो, तुरंत ध्यान आता है। ए इज ग्रे, बी इज व्हाइट। यस बेटा, करेक्ट। तो पेरी पेरी पे ग्रे मैटर था एंड सेंटर में व्हाइट मैटर था। तो सेम वेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है पेरी पेरी पे, ये ध्यान से देखोगे तो अब इस इमेज में दिख रहा है, अदरवाइज आप यहाँ पे देखो, फोकस करो, तो सेंटर में आपको व्हाइट मैटर दिख रहा है, जबकि इन सबके भी सेंटर में भाई फंडामेंटल वही है, सेल बॉडी अनमाइलिनेटेड, एक्सॉन माइलिनेटेड। तो ये जहां जहां गोल गोल स्ट्रक्चर है, बलून है, वो सभी व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ग्रे 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 दिखेंगे, और जहां थ्रेड है वो सारे थ्रेड आपके कैसे दिख रहे हैं, व्हाइट कलर। ओके बच्चा, तो ये है कहानी। तो सेम एज सेरेब्रम, यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कि ग्रे ग्रे मैटर प्रेजेंट है आपके पेरी पेरी पे, और व्हाइट मैटर प्रेजेंट है आपके सेरेबेलम हिस्से के सेंटर में। ओके, अब ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अर्बरविटी। सीबीएसई बोर्ड में तो शॉर्ट नोट्स भी आता है, महाराष्ट्र बोर्ड का मुझे आइडिया नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अर्बरविटी, yeah, arborvitae is a tree-shaped white color component found in the cerebellum. Okay, ट्री शेप कैसे हुआ, आप सब कुछ डिलीट करते हैं, सब डिलीट करो। इमेज में जो मैंने यहाँ पे चलाया इसको मैंने डिलीट किया। अब सिर्फ फोकस करो इस इमेज के लास्ट वाले पोर्शन। ठीक है, चलो इस इमेज के लाइट वाले पोर्शन को फोकस करो। चलो हम मार्क भी कर रहे हैं तुम्हें। ये हो गया, ये रूट मान लेते हैं, यहाँ से रूट है, ये स्टेम, ये स्टेम पे ब्रांचेस निकलने लगी, ये पीपल का पेड़ दिख रहा है हमें, तो हम तो तुरंत मान लेते हैं, हमको समझ में आना चाहिए, हम तो मान लिए कि ये बनियान ट्री है। अब दिख रही है हमें कि भाई ये है तो ट्री, हाँ भाई सही लिखा है। तो ट्री ऑफ ब्रेन, अर्बरविटी, ये सब टर्म किससे रिलेटेड है, सेरेबेलम, नॉट सेरेब्रम। समझ में आया बेटा? तो सिर्फ ब्लैक वाले पोर्शन को आप देखो तो वो सब एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसी को बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ ब्रेन। ओके, तो अर्बरविटी कंपोनेंट फाउंड इन द सेरेबेलम। अब कोई पूछता है ट्री वाले पोर्शन में माइलिनेटेड होगा क्या क्वेश्चन है, तो आप बेटा बढ़िया से ध्यान रहना चाहिए, यहाँ से नर्व ट्रैक्ट जा रहा है, व्हाइट कलर का है, मतलब माइलिनेटेड होगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया एक टफ अपने सेंटर बनेगा, जो कि कोऑर्डिनेशन में भी मेंटेन करेगा, बॉडी के बैलेंस बनाने में भी रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे पूरे नर्व फाइबर्स की जाल है, जिसकी सेल बॉडी उसकी पेरीफेरी पे प्रेजेंट। इट इज नोन फॉर इट्स रोल इन मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। अगेन देखो, मोटर एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे आपका कॉर्टिकल सेरेब्रम कर रहा था, उसी तरीके से ये भी जाना जाता है। ओके, दैट गोज टू एंड फ्रॉम दिस रीजन ऑफ द ब्रेन, जो यहाँ से जाने वाली सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन होगी, उसको ये प्रोसेस करेगा। ड्यू टू इट्स शेप, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट रीजन पूछता है। ड्यू टू इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, इट नेम्स मीन्स ट्री ऑफ लाइफ इन लैटिन। मतलब अर्बरविटी का मतलब लैटिन में क्या होता है, ट्री ऑफ लाइफ। ओके, क्लियर है बेटा? तो ब्रेन स्टेम का पोर्शन है, बाहर की तरफ आपको निकला हुआ दिख रहा है। उस इमेज में आपने दोनों साइड में देखा था कि ब्रेन स्टेम में दोनों साइड में प्रेजेंट है, और इसके जो साइड्स होते हैं उसको, स्फीयर को वर्ड यूज करते हैं वर्मिस। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है वर्मिस। वर्मिस इज रिलेटेड टू विच पोर्शन, सेरेब्रम और सेरेबेलम?
तो प्रोसेस सेंसरी फंक्शन में क्या गया, प्रोसेस सेंसरी इनपुट, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट, जो आप चलते हो बैलेंस बन रहा है, बॉडी का बैलेंस है, उन सभी चीजों के लिए जैसे आपको कोई योगा करना है, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो आप बॉडी का जो सेंटर में है जैसे खड़े हो उससे आप मूव करते हो, ठीक है, बेंड कर रहे हो, लेट रहे हो, तो हर टाइम जो आपका एक बॉडी बैलेंस है उसको मेंटेन करने में लिए रोल प्ले करता है सेरेबेलम। ओके, आप एक पैर पे खड़े हुए तो आप खड़े कितनी देर तक रह पा रहे हो, इसमें भी रोल प्ले कर रहा है आपका सेरेबेलम। पैर तो मजबूत होने ही चाहिए, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन प्रोसेस कौन करता है, सेरेबेलम। तो इंक्लूड इट परफॉर्म्स प्रोसेस सेंसरी इनपुट, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट। आप चलते वक्त कहीं लड़खड़ा तो नहीं रहे, जो मैंने एक फिजिकल एक्सरसाइज वाली चीज बताई थी ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, वो सब जो दिखेगा यहाँ पे ही कि वो आप डॉक्टर लोग को भाई बारीक पता होता है कि किस तरीके का मूवमेंट में चेंज है, तो उसमें कॉर्पस कोलोजम का कोई रोल हो रहा है या सेरेबेलम का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो रहा है, ये वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट, जब आप चलते हो आपको पता है आप छोटे छोटे कदम रखते हो, तेज चल रहे हो, दौड़ना है, जो आप एक डिसाइड करते हो ना कि हाँ इतनी स्पीड, इतना टाइम रह गया मुझे, कितनी तेज चलूंगा कि वहां पर पहुंचूंगा, उस सब टाइम में जो है सेरेबेलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर बॉडी बैलेंस। इंक्लूड्स वर्मिस, वही हेमिस्फीयर्स, ठीक है, सेपरेट राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स व्हिच नोन एज वर्मिस। अर्बरबिटी, ट्री ऑफ लाइफ, and cerebellum is a part of hindbrain, it is a part of ब्रेन स्टेम। जो भी पूछेगा वो आप देखो। अब ये एक इमेज है यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ इस पोर्शन में, जो पोर्शन कंट्रोल कर रहा है, ये कोई बंदी है, ये अपने हिल्स को पहन रही है, रेडी हो रही है जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी में, अब इसके पास टाइम नहीं है कि ये स्टूल पे बैठ के हिल पहने, तो ये क्या कर रही है कि जल्दी जल्दी पहनते हुए निकल रही है, तो उस वक्त ये खड़ी रह पा रही है एक पैर में, और उसमें उसका बॉडी कितनी देर तक उसको हेल्प कर रहा है, वो सारा कंट्रोल सेरेबेलम के पास। क्लियर? स्मूथ कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट, आपको नहीं पता है कि आप कैसे चल रहे हो, आपकी बॉडी कहाँ से कंट्रोल हो रही है, जब आप तेज चल रहे हो, जब आप जंपिंग करने चाह रहे हो, उस सारे टाइम में जो सेरेबेलम का वर्कलोड आप बढ़ा देते हो, क्लियर, वो बॉडी को मेंटेन रखता है। जैसे जस्ट सपोज तुमने एक वो गेम देखा होगा, वो भूल रहे हैं उसका भी नाम, ठीक है, नट नट हिंदी में बोलते थे, नट का करामात इस टाइप से पहले दिखाता था, तो उसमें रस्सी होती है, रस्सी के ऊपर वो बंदा चलता था, ठीक है, लकड़ी भी ले लेता था, ये सारी चीजों में जो उसको बैलेंसिंग करा रहा है और एक सिरे से दूसरे सिरे को क्रॉस करता है, या तो इस सारे टाइम में उसकी बॉडी की बैलेंसिंग इस पतले थ्रेड पे एक रस्सी पे किस तरीके से मेंटेन हो पा रही है, उसमें भी उसका सेरेबेलम रोल प्ले कर, और ये पर्टिकुलर एक ट्रेनिंग से आता है ये सब चीज। तो कहानी समझ में आई सेरेबेलम की? अब ये नोट्स हैं, फिर से आप नोट डाउन करो। फंक्शंस, द सेरेबेलम रेगुलेट्स द फॉलोइंग 5 फंक्शंस, जिसमें मसल टोन्स आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेशन ऑफ गोल, डायरेक्टेड एंड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। आप जब डिसाइड कर रहे हो कि आपको राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, फिर बॉडी कभी देखो बैलेंस, आप गिरने वाले हो, कभी एक चीज देखना, स्लिप करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन वहां पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, आपका पैर स्लिप किया, तुरंत सेरेबेलम आपको कोऑर्डिनेट बनाएगा, और इसमें ईयर के भी पोर्शन बैलेंसिंग में रोल प्ले करते हैं, वो हम ईयर पढ़ाते वक्त बताएंगे। तो आप आपका हाथ तुरंत आसपास कोई चीज होगी, आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हो, रुकने की कोशिश करते हो, रुक गए तो ठीक है, अदरवाइज वो तो सेकंड का गेम है, गिर गया तो गिर गए, क्लियर। तो वहां पे रोल, बॉडी का मेंटेन करने का रोल जो चला जाता है वो सेरेबेलम के पास चला जाता है। पोस्चर एंड बैलेंस, ये नेचुरल चीजें होंगी, और जब कोई एक्सीडेंटल चीज हो रहा है तो भी वो मेंटेन कर रहा है। आई मूवमेंट, आंखें मूव हो रही है, ये भी कंट्रोल है। मोटर लर्निंग, वही ऑडिटरी वाली लर्निंग का रिस्पॉन्स करके आप जो दे रहे हो, तो वो मोटर लर्निंग में और भी चीजें आ जाती है, जैसे आप मूवमेंट, चलना सीख रहे हो, ठीक है, आपको छोटे थे एकदम छोटे बच्चे को सिखाया जा रहा है, तो वो कैसा है कि स्टिमुलस को और उसकी चीजों को एक्टिवेट करना, कि चलना चलना कैसा है, तो जो भी आप मोटर रिस्पॉन्स में इसको पकड़ना कैसे, पेन ऐसे पकड़ना है, पेंसिल ऐसे पकड़नी है, लेफ्ट हाथ से नहीं लिखो, राइट हाथ से लिखो, तो आपकी जो चीजें चेंजिंग हो रही हैं और चेंज हो रहे हैं रिस्पॉन्स टू सेंसरी सिस्टम से, जिसमें मोटर रिस्पॉन्स आप अलग अलग कर रहे हो, पहले आप नहीं करते थे लेकिन अब आप करने लगे, ठीक है, नई नई स्कूटी चलाना सीख रहे हो तो आपको सिखाया जाता है हाथ का पोजीशन कैसा रखना है, क्या करना है,
वो सब चीजें लर्निंग में जाती है सेरेबेलम वाले पोर्शन में। सम कॉग्निटिव फंक्शंस दैट इज लैंग्वेज एंड एक्विजिशन, राइडिंग अ बाइक, देखो आ ही गया, राइडिंग अ बाइक एंड प्रोफेशनल म्यूजिशियन, इन सभी चीजों में जो कोऑर्डिनेशन, देखो तुम ऑब्जर्व करो ना, सिर्फ जो हम बोल रहे हैं तुम्हें कोई बात गलत नहीं लगती। कोई भी बंदा है वो म्यूजिक सीख रहा है, कोई सिंगिंग करता है, तो अपने आप में बॉडी को थोड़ा थोड़ा मूव करता है, ठीक है। वो गाना गा रहा होगा तो उसके पैर में मूवमेंट होगा। कोई डांसर है तो उसको वो भले ही पढ़ रहा है लेकिन एक म्यूजिक चल गया तो उसके उसके अपने आप पैर थिरकने लगते हैं, जिसको उससे आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि ये बंदा डांस में इंटरेस्टेड है, ये बंदी डांस में इंटरेस्टेड है, मतलब उसकी बॉडी सिग्नल सिग्नल देगी। ये सब कहाँ से होता है, इसमें भी सेरेबेलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सीखना, लर्निंग करना, उसमें तो आपका सेरेब्रल था, लेकिन जो उस वक्त बॉडी के मूवमेंट को उसके रिस्पॉन्स में कंट्रोल करना है, उसमें आपका सेरेबेलम रोल प्ले करता है, ठीक है। Each hemisphere of the cerebellum influences motor activity of the epiapsilateral half of the body। वही जो आप पूरा लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर और कॉर्टेक्स में देख रहे थे, बॉडी का लेफ्ट पोर्शन राइट हेमिस्फीयर से कंट्रोल होता है, बॉडी का राइट पोर्शन लेफ्ट हेमिस्फीयर से कंट्रोल होता है। एक छोटी सी तुम्हें बात बता दें, अगर तुम्हारे लेफ्ट आंख में दर्द हो रहा हो ना, कुछ लगे कि कुछ पड़ गया है, तो अब तुम राइट आंख को बंद करके उसके ऊपर रोल करोगे ना, तो उसका इम्पैक्ट तुम्हें लेफ्ट आंख में दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको ब्रेन से कंट्रोल किया और वो लेफ्ट पोर्शन में कवर कर रहा है। तो कभी भी कुछ जो पड़ जाता है ना, तो उसको हाथ से अगर निकल नहीं रहा है तो आप राइट आई पे अपने रोल करो, तो लेफ्ट आई के पोर्शन के कहीं साइड पे वो चीज आ जाती है और उसके बाद आप उसको निकाल सकते हो। तो मीन्स दोनों इंटरक्रॉस रिलेटेड है, वो हम पढ़ाएंगे, वो भी आई वाले पोर्शन में पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या हम बता रहे हैं कि जो आपकी बॉडी का लेफ्ट पोर्शन है राइट से कंट्रोल हो रहा है, सेरेबेलम भी वैसे तरीके से कर रहा है जैसे सेरेब्रम किया था। The cerebellum compares the motor plan intent created in the cortex when motor performance and functions to smoothen and coordinated movement, जो हम बता रहे हैं वही सब लिखा है। This is accomplished by making synaptic contacts with the brain stem, motor center and the cerebral hemisphere। अब cerebellum को pons और medulla के साथ भी कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। मेडुला है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कांटेक्ट में है, तो आपको उतना डिटेल में ये सब चीजें नहीं ऐसे नोट डाउन करना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लिखना यही सब है शॉर्ट में कि आपके एमसीक्यू सॉल्व। मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, बैलेंस, पोस्चर, आई मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ हाफ ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ वॉकिंग एंड पोस्चर मेंटेनेंस, पोस्चर गेट वही चलना मूव करना। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ मसल टोन, मोटर लर्निंग, मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव फंक्शंस, ये सभी चीजों में सेरेबेलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कंफ्यूज करता है बच्चों को, व्हाट इज सेरेबेलम, सेरेब्रम, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि नाम है, लम ड्रम इतना ही अंतर है। तो उस चीज को एक बार दिमाग में तुम लोगों को नहीं होगा क्योंकि मैं कई बार ये चीज रिपीट। ओके, तो सेरेबेलम सेपरेट स्ट्रक्चर की तरह है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, टू द बॉटम ऑफ द ब्रेन टक्ड। जैसे लगता है ना कि कोई आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था लेकिन आप ऊपर से उस पर कोई आपका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपने बना दिया था बट फिर बाद में मन किया इस पे एक चीज और टक कर दिया, तो इसको क्या कर दिया गया, अलग से टक्ड किया गया, लगा दिया गया, अटैच कर दिया गया अंडरनीथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और यहाँ से पूरा आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर जा रहा है। ठीक, आगे के साइड इधर मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो cerebrum को देखें, is a large part of the brain containing the cerebral cortex। The cerebrum is the uppermost region of the central nervous system। ये तो कुछ बताने की बात इसमें बची नहीं, तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। अब आती है बात मेडुला की, मेडुला कह लें या मेडुला ऑब्लोंगेटा कह लें एक ही बात है। मेडुलरी रीजन सबसे लास्ट में है, हिंड बोन का ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। यहाँ पे भी आपको टफ टफ सेंटर्स दिखेंगे, टफ टफ नर्व्स दिखेंगे, डिफरेंट न्यूक्लियाई दिखेंगे। न्यूक्लियाई को यहाँ पे जो टर्म देना है वो अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो, दीज आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, ये सेंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं इसलिए उसको ब्रेन न्यूक्लियाई कहते हैं। दैट इज नॉट रिलेटेड टू द सेल के अंदर का न्यूक्लियस। ओके,
तो ये जो भी आपको लिखा है ओलिवेरी न्यूक्लियस मतलब ये सेंटर है, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, न्यूक्लियस क्यूनियटस, न्यूक्लियस गैसिलस, ये सभी आपके डिफरेंट डिफरेंट, ये न्यूक्लियस वर्ड जहाँ पे आ रहा है मतलब वहां पे मेजर टफ्ट है, ठीक है, मेजर टफ्ट ऑफ न्यूरॉन्स है जो कंट्रोल करेगी। Medulla oblongata is the part of the brain stem between the pons and the spinal cord. कोई कंफ्यूजन नहीं है। It extends through the foramen. चलो क्वेश्चन आ गया एक, बताओ फटाफट, what is foramen magnum? फास्ट रिप्लाई करो, फोरामेन मैग्नम क्या है, कहाँ प्रेजेंट होगा? इनसाइड द बोन वर्टिब्री में, ओके करेक्ट है। और बताओ क्या जाएगा इसके थ्रू, क्या चीज है, क्या चीज ट्रेवल करेगी? नर्व्स कैरी करेगा ना बेटा, और स्पाइनल कॉर्ड जाएगा। तो आपको जो एक सिस्टम पढ़ा रखा है स्कल और वर्टिब्रल कॉलम का, उसमें स्कल क्या कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ से मेडुला से आपको बाहर निकलना है, मतलब सीएनएस के ब्रेन वाले पोर्शन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मूव करना है, तो वो टूट के तो मूव नहीं करेगा ना, वो पूरा एक चेन ऑफ नर्व्स ही जाएगा। वो चेन ऑफ नर्व्स को जाने के लिए जगह चाहिए। तो इन दोनों ही प्रोटेक्टिव लेयर्स, दोनों ही प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो क्रैनियम, स्कल और आपका ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, इसके बीच में जो कनेक्शन बनाएगा, जो एक लार्ज कैविटी या स्पेस दिखेगा जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड के लिए नर्व क्रॉस करेगी, वही क्या होगा, फोरामेन मैग्नम टू द लेवल ऑफ द एटलस। एटलस कौन सी वर्टिब्री है, C1 है या C2 है? C1 बता दो, सर्वाइकल के लिए लिखा। इतना टाइम लग रहा है तुम लोग को, हाँ मनाली करेक्ट, सर्वाइकल की फर्स्ट वर्टिब्री। तो मेडुलर इज वाइटल फॉर आवर फंक्शंस, विदाउट मेडुला वी डाई। अगर हम कहें कि किस चीज का फंक्शन, देखो वाइटल फंक्शन मतलब जो हमारे मेन काम है, क्लियर। ब्रेन डेड इंसान भी जिंदा रहता है, समझना अब हम क्या बता रहे हैं। तुम्हें यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं है अच्छा ब्रेन इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा ब्रेन का ये पोर्शन कैसे इंपॉर्टेंट मैम, इसके बिना हम कैसे जाए, अरे जिस चीज जो पोर्शन जो सेंटर बिना बोले भी जिंदा है इंसान, बिना सुने भी जिंदा है इंसान, काफी पोर्शन को हम हटा दे, बिना बैलेंसिंग के भी जिंदा है इंसान, लेकिन बिना रेस्पिरेशन के नहीं जिंदा है, बिना कार्डियक सिस्टम के नहीं जिंदा रह सकता है। तो ये दोनों मेन फंक्शंस को जो कंट्रोल कर रहा है उसमें आपका मेडुला इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई अगर हमारा कि कोई भी कहे कि एक चीज, एक पोर्शन सबसे स्ट्रॉन्ग बताओ जो ब्रेन में होना ही चाहिए, अदरवाइज हम जिंदा ही नहीं रह सकते, तो वो पोर्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेडुला। So medullary is vital for our functions. Without medulla, we will die. Above the foramen magnum, it is embraced dorsally by the cerebellar hemisphere. देखा हमने ये, clear? The lower end, which contains the upward continuation of the central canal, आया था aqueduct का central canal बनता हुआ of the spinal cord, is the close part of the medulla. यहाँ से medulla end हो जाता है. The upper end where the canal comes to the surface as the lower part of the floor of the fourth ventricle is the open part. ऊपर की साइड में जो पे अपर के साइड में आ रहा है वो हो गया ओपन पार्ट, एंड नीचे के साइड में वो क्या हो गया उसका क्लोज पार्ट। सिंपल इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान में रखनी। ओके, तो सेंट्रल कैनाल पूछता है, सेंट्रल कैनाल की लोकेशन क्या है, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन? आंसर विल बी हिंड ब्रेन। सेरेब्रल एक्वेडक्ट की लोकेशन क्या है? देन आंसर इज मिड ब्रेन। याद रहेगा ये सब? लोकेशन याद रहेगी ना? क्वेश्चन ध्यान रखो, लोकेशन याद रखो। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ रिले सेंटर, मतलब जिससे
सिग्नल ट्रांसफर होंगे एंड कंटेन्स मेनी वाइटल फंक्शन जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे एसेंशियल है। रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेगुलेट्स रेट, डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म आप वहां से रिवाइज करोगे। सेंसिटिविटी टू डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, इंक्रीज CO2 लेवल एंड चेंज इन पीएच, क्योंकि 3 तरीके से चेंज कर सकते थे। यहाँ पे सिग्नल्स जाएंगे, यहाँ पे CO2 का कंसेंट्रेशन या ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन यहाँ नहीं चेक होगा, उसके लिए आपके कैरोटिड रिसेप्टर्स वगैरह जो प्रेजेंट हैं वो सेंस करके इसको सिग्नल दे देंगे। कार्डियक सेंटर रिवाइज करना वहां से, क्लियर। रेस्पिरेटरी सेंटर को रिवाइज करना, आज होमवर्क में वही है। कार्डियक सेंटर भी रिवाइज करना, रेगुलेट्स रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। ओके, वैसोमोटर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स और डायलेट्स ब्लड वेसल्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये 3 सेंटर आपको ध्यान में रखना है जो कि मेडुला में प्रेजेंट है। ओके, आप देख लो ये डिफरेंट सेंटर्स को ही शो कर। रेस्पिरेटरी और कार्डियक तो बिल्कुल नहीं बोलना है, और जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है दैट इज रिलेटेड टू कार्डियक। तो यहाँ पे खत्म हो गया आपका ब्रेन, CNS का एक पोर्शन ब्रेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा, एक्सटेंड क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जस्ट जैसे यहाँ पे आपने ब्रेन के रीजन को देखा, फ्रंटल बोन के स्ट्रक्चर के नीचे फ्रंटल लोब देखा, ऑक्सीपिटल बोन के स्ट्रक्चर के नीचे ऑक्सीपिटल लोब देखा, पैराइटल के नीचे पैराइटल देखा। सेम वे में जिस तरीके से आपको वर्टिब्रल कॉलम एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल, सर्विक्स किस तरीके से वो रीजन है, उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। बस कुछ डिफरेंसेस हैं कि लास्ट में वहां पे नहीं है, लास्ट में स्पाइनल कॉर्ड एक ग्रूम जैसा स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ एक्विना, उस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि कई सारे ब्रांचेस बने, तो सैक्रल सर्विक्स वाले पोर्शन से यहाँ पे ब्रांचेस निकल जाती है। अब ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ओके, बाकी ये आपका उसी तरीके से चलेगा। तो देखते हैं इस स्ट्रक्चर को जरा। और अगर स्पाइनल कॉर्ड को समझना है तो स्पाइनल कॉर्ड में भी हमें एक चीज पता है कि CNS के ब्रेन वाले पोर्शन और PNS के पेरिफेरल वाले पोर्शन के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है वही हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब ये शुरू के 5 साल में जो बच्चा बर्थ के बाद ग्रो करता है उस ईयर में ही ये डेवलप होते हैं, उसके बाद ये ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए जब तक वो बच्चे की लेंथ बढ़ रही है, अभी बहुत बढ़ रही है, तो लुम्बर रीजन तक ये आपकी एक टफ्ट की तरह आ जाती है, एंड उसके बाद ये फिर थोरेसिक रीजन के एंड तक, उसके बाद देखो इससे ब्रांचेस दिख। ओके बच्चा, समझ में आई ये बात, क्लियर। तो स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, PNS के बीच में, PNS और ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अब आप इसको देखो, इमेज को थोड़ा सा फिर से कंसंट्रेट करना, ध्यान से देखना। तो वर्टिब्रल कॉलम के रीजन से ही रिलेटेड नाम है सर्वाइकल नर्व, सर्विक्स वाले रीजन में होंगे, सर्वाइकल वर्टिब्री के पास होंगे। ठीक है, थोरेसिक नर्व थोरेसिक रीजन में होंगे, लुम्बर नर्व, सैक्रल नर्व, कॉर्डल नर्व जो कि बंच जैसा स्ट्रक्चर होगा वो अपने अपने पर्टिकुलर रीजन पे प्रेजेंट होंगे। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्योंकि ये सेंटर में है तो हर चीज जो भी यहाँ से नर्व्स होंगी वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, समझ रहे हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैं कहूँ कि ये सर्वाइकल नर्व्स हैं, तो सर्वाइकल नर्व से निकलने वाली 2 होंगी क्योंकि आपके बॉडी के सेंटर में है, तो एक लेफ्ट साइड में जाएगी, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट राइट। तो इस तरीके से कुछ फैला हुआ नेटवर्क होगा क्योंकि ये इसको हाफ ऑफ पोर्शन को सप्लाई को मेंटेन करना है। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। ओके गुड, अभी कंसंट्रेट होके फिर से देखो वही चीजें यहाँ पे। अब देखना तो ये इमेज इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। C1 C8 तक गया, और सर्वाइकल आपके पास कितनी होती है, सर्वाइकल कितनी है,
मैमेलियन सर्वाइकल 7, ओके, यहाँ पे 8 दिया है, तो नर्व्स में ये 8 है, 8 है, क्लियर। नेक मसल्स, डायफ्राम, डेल्टॉइड रिस्ट जो शोल्डर का होता है, डेल्टॉइड उभार जो शोल्डर का होता है, देन रिस्ट, ट्राइसेप, फिंगर, ये क्या दे रहा है कि इस नर्व्स का कंट्रोल कहाँ पे जा रहा है। तो अब इसको फिर से आपको थोड़ा सा फोकस होकर टाइम देके ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। सब याद करने का नीड नहीं है, इतना डिटेल नहीं आएगा आपको, लेकिन फिर भी आप एक बार इससे गो थ्रू तो हो जाओ कि बेटा अपर वाला पोर्शन है तो वो अपर में दे रहा होगा, तो अपर में आपका क्या क्या आ रहा है, तो फिर से वो टर्म्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। अब अपर में ही आपकी जो फोर लिम्ब है उससे उससे हाथ जुड़ा हुआ है, तो आपका पूरा सप्लाई फिंगर तक जो जा रहा है वो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स ले जा रही है। फिर आपको T1, T11, L2 तक दिख रही है, यहाँ पे आपको फंक्शंस दिख रहे हैं। ये कुछ फंक्शंस के कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, अब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एक आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्लियर। तो हैंड में इंटरकोस्टल, एब्डोमिनल, इजेकुलेशन, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में जो सीमेन रिलीज होता है उसको बोलते हैं इजेकुलेशन। हिप्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, नी तक सप्लाई जा रहा है, वहां पे लुम्बर स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स जा रही है सप्लाई लेके। पेनाइल इरेक्शन, अगेन जो पेनिस का इरेक्शन होता है उसमें रोल प्ले कर रही है। एस्ट्रोसैक्रल नर्व्स जाएगी, है स्पाइनल नर्व भी, लेकिन वो ट्रैवल हो रही है वहां तक। बॉवेल एंड ब्लैडर, जो बॉवेल मूवमेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, उसको कंट्रोल कर रही है। क्यों ब्लैडर यूरिनरी मैच्योरेशन में जो आपने देखा है सेंटर में, उसमें आप देख रहे हो। क्लियर। फिर लास्ट में आपका कॉकेसियल है, वो आपके लोअर पोर्शन को कंट्रोल कर रही है। तो आपको ये कुछ फंक्शंस है जो पूछा जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजी सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इस इमेज को जरा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिख लोगे तो एक तो लिखते वक्त दिमाग में जाएगा, और दूसरा उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास नोट्स रहेंगे। ओके, अब हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सीएनएस का। ब्रेन अपर वाला पोर्शन है, लोअर वाला पोर्शन आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में आप देख रहे हो कि ब्रांचेस निकलेंगी दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट, एंड फिर नीचे के साइड, क्योंकि एक हाइट के ग्रोथ के बाद वहां पे ब्रांचेस बनने लगती है। अब जितना भी उस बच्चे का हाइट बढ़ रहा है, अब वहां पे जो सिस्टम मेंटेन हो रहा है, ये न्यूरॉन्स तो बनने नहीं है, तो वो वहां पे उसके बाद नहीं बढ़ते हैं, जस्ट वो डेवलप होते हैं, उनकी साइज चेंज होती है, वो नंबर में तो वैसे भी नहीं बढ़ सकते। तो वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है कि डबल 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 जा रहा है। आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे एडवेंटिशियस रूट दिखती है ना, एडवेंटिशियस रूट, उस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर वहां पे दिखने लगता है। एडवेंटिशियस भी नहीं कह सकते, एडवेंटिशियस एकदम एंड में दिखेगा कॉर्डल रीजन में। बाकी पहले तो आपको एक सेंटर लाइन दिखेगी, तो प्राइमरी रूट की तरह, टैप रूट की तरह। आप कुछ टर्म्स है बेटा, फटाफट एकदम अच्छे से सुनो अटेंटिव वे में, और इसको एंड करते हैं। अब एक चीज जो कंपैरेटिव आपको ध्यान में रखना है, सेरेब्रल और सेरेबेलम वाले हिस्से में ग्रे मैटर पेरिफेरी पे था, व्हाइट मैटर सेंटर में था, मतलब न्यूरॉन को जो प्रोसेसेस करना है वो पेरीफेरी पे है स्ट्रांगली। ओके, जो सिग्नल रिसीव होके प्रोसेस हो रहा है वो ऊपर ही हो जाता है, और जो बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्शन बनाने के लिए एक्सॉन्स हैं, वो सेंटर में थे। यहाँ उल्टा हो, ठीक है, यहाँ व्हाइट मैटर पेरिफेरी पे होगा और ग्रे मैटर सेंटर में होगा। तो अब बात समझो, ग्रे मैटर तक ही इंफॉर्मेशन रिसीव करने के डेंड्राइट्स तो इसके पास है, क्लियर, सेल बॉडी इसके पास है इस एरिया में, तो यहाँ तक सिग्नल्स को आना पड़ेगा। ये सेरेब्रल सेरेबेलम से अपोजिट है, इसको रिफ्लेक्स आर्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, यहाँ पे ग्रे को आप सेंटर में लिखो और डब्ल्यू को, व्हाइट मैटर को आप बाहर की तरफ। भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो स्पाइनल कॉर्ड में और एक इसके लिए और एक टर्म, ब्रेन स्टेम के एंड वाले पोर्शन, वहां पे क्या होता है कि सेंटर में ग्रे मैटर होता है एंड व्हाइट मैटर पेरीफेरी में होता है। सेरेबेलम में अपोजिट होता है, सेम एज लाइक सेरेब्रम। ओके, तो इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन पूरी पैरेलली जा रही है, क्योंकि आपको पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को रिसीव करना। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल रिसीव होगा तो ऑब्वियसली देखो बेटा, आप यहाँ पे समझो
जो अगला टॉपिक है आपका रिफ्लेक्स आर्क वाला, वहां पे बात आएगी। यहाँ सिग्नल आ रहा है, यहाँ प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करने के लिए जो यूनिट है वो आपका अनमाइलिनेटेड होगा, वही आपके सेंटर में है, सेल बॉडी वाला पोर्शन, एंड देन ट्रेवल हो जा रहा है। इसी तरीके का रिस्पॉन्स आपने वहां मैच्योरेशन सेंटर में देखा। ओके, क्लियर? कुछ फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ पढ़ा दूंगी, कुछ कल देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेंगे। Your spinal cord is a part of the central nervous system, बताया हमें। The brain and the spinal cord make up the CNS, वही बात होगी। The brain is in charge of thoughts, interpretation of the external environment through our senses and our physical movement. The spinal cord is the main source of communication between the body and brain. जो हम सब बोले हैं वही लिखा हुआ है, आपको अगर समझ के भी आ जा रहा है तो आप मत लिखना इन पॉइंट। दिस इज वाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो वो सेंटर में, लेकिन हो सकता है उसका पैर में काम कर रहा हो, ठीक है, उसके अंगूठे में मूवमेंट नहीं हो रहा हो, उसका हैंड मूव नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। वो तो ब्रीज था, वो ब्रीज था जो ब्रेन और आपके पेरिफेरल पोर्शन में के बीच में एक कनेक्शन बना है। तो अब वहां पे इंजरी होगी, तो वो कहाँ इंजरी हुई है, कौन से नर्व को डैमेज किया है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी का मूवमेंट इम्पैक्ट होता है। This is why spinal cord injury disrupts information between the brain and other body parts. The spinal cord is not one unified cord actually, but a bundle of nerves sending and receiving a vast amount of signals from all over the body. ठीक है, एक बड़े से पुल की तरह समझ लो, इससे सब कुछ ट्रेवल हो रहा है, सब इसके थ्रू ही ऊपर जा सकता है। अगर कोई भी तुमने जो नर्व्स मैंने पढ़ाई थी पॉन्स को, वो डायरेक्ट सिग्नल दे रही थी, वहां पे भी तुमने देखा था वो वाया स्पाइनल कॉर्ड ही आ रहा था, रोड मैप वही है, आएगा उसी के थ्रू। इट स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ योर ब्रेन एंड रन्स डाउन द बैकबोन एंड टर्मिनेट्स बिटवीन योर फर्स्ट एंड सेकेंड लुम्बर वर्टिब्रे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट एंड लुम्बर वर्टिब्रे के पास ये स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट हो रही है इन द लोअर बैक पोर्शन। ओके, not only does the spinal cord act as the route for all nerve signals traveling between the brain and the body, but many receptors for pain receptors जो आपको दर्द फील होता है, and other stimulus communicate with the spinal cord through peripheral nerves, उसमें भी रोल प्ले कर रहा है। These small fibrous nerves are all over the body and send constant communications from all over the body to the brain and process। अगर ब्रेन को करना है तो ब्रेन से प्रोसेस होके फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बॉडी तक की तरफ चले जाएगा। The spinal cord is a central hub of nerve signal, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए बीच में रोल प्ले कर रहा है। The spinal cord does not take all commands from the brain, और वही तो है आपका रिफ्लेक्स, जिसके लिए वो ट्रेंड हो चुका है, अब वो ब्रेन को लोड नहीं देगा, वो खुद करके निपटा देगा। It is able to send signals directly to the muscles when necessary। जो आपने यूरिनरी ब्लैडर वाले केस में आपने इंटरनल स्फिंक्टर पे कंट्रोल देखा था, उस इंटरनल स्फिंक्टर में मतलब इनवॉलेंट्री अगर यूरिन रिलीज हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, किसी को ओल्ड एज में सेंस नहीं पता चल रहा है, जो बच्चों वाला केस था, तो वहां पे स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड करना, ठीक है। कंडीशनल जो पॉन्स इन्वॉल्व हो रहा था, पोंटाइन सेंटर था, वो रोल नहीं था, तो उसमें आप देख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड का रोल है, कुछ सिग्नल्स वो खुद ही देख रहा है बिना ब्रेन की तरफ पहुंचाए हुए। The spinal cord is responsible for passing along the nerve signals that control not only the voluntary movement, वही बात आ गई, like picking up a spoon or opening a door, but the involuntary movement, those made without your conscious decision of the diaphragm, bowel and bladder। तो दोनों तरीके के वॉलंटरी इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड का रोल है। The brain and the spinal cord both have gray and white matter just in different places। ये important point है, बताया भी, आप इसको नोट डाउन कर लो, सिंपल सर्किल बना के याद रख सकते हो तुम कि किसमें सेंटर में क्या है और पेरिफेरी में क्या है। In the brain, the gray matter comprises the outer portion of the brain, physical material, and in the spinal cord, the gray matter hangs out in the inner part of the cord,
वही लोकेशन वाली बात है। ग्रे मैटर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरॉन दैट डील्स विद एदर मोटर और सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि वो प्रोसेस करेगा, वो सिग्नल को प्रोसेस करने वाला है कि उसके पास क्या सिग्नल आ रहा है, क्या कमांड आ रहा है। व्हाइट मैटर कंटेन्स द वायरिंग फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड अदर स्ट्रक्चर। ओके, ट्रांसमिशन कर रहा है व्हाइट मैटर तो। The spinal cord undergoes a lot of growth in your first 4 to 5 years. Important point है बेटा ये, up to about 16 or 20 inches long. But from then on, it's done. ये इसकी ग्रोथ हो जाती है कंप्लीट. Your body keeps growing around the spinal column. आपका वर्टिब्रल कॉलम का भी साइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप बड़े हो रहे, बट नंबर ऑफ वर्टिब्री नहीं चेंज होती है क्योंकि वहां लिविंग है, वो ग्रो कर सकते हैं. यहाँ पे क्या है, डिवीजन नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पे वो नर्व्स दूसरे हैं. क्लियर, वो अपने सप्लाई को मेंटेन करेगा. योर बॉडी कीप्स, ग्रोथ हो सकती है, देखो डिवीजन नहीं हो सकता है लेकिन ग्रोथ हो सकती है. योर बॉडी कीप्स ग्रोइंग अराउंड द स्पाइनल कॉलम व्हिच स्टेज एग्जैक्टली एज लॉन्ग एज इट वाज व्हेन यू रीच द एज ऑफ 5. ठीक है, आप 5 साल के बच्चे को देखोगे और अभी की आप अपने स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ देखो, वो आपकी सेम लेंथ होगी जब आपका वर्टिब्रल कॉलम 5 साल का हो. 5 साल पे जितना आपका वर्टिब्रल कॉलम का लेंथ होगा वही स्पाइनल कॉर्ड की आपकी अभी की लेंथ होगी. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में मेमोरी फॉर पेन होता है, ये भी रिफ्लेक्स वाली ही बात होती है. कोई मेमोरी जो आपको पेन है वो कौन सा, ये वाला हो गया. अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये कल करा दो. इसमें थोड़ा बताने वाली चीज नोट्स में बना लेना. हो गया कंप्लीट. कल स्पाइनल का नर्व ये देखो, कॉर्डा इक्विना, जो लास्ट वाला आपका बंच दिख रहा है ना, ब्रूम जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉर्डा इक्विना, ये पोर्शन. ये लेंथ आपकी वही है जो वर्टिब्रल कॉलम आपका 5 इयर्स तक रहा होगा. चलो एंड करते हैं लेक्चर. इसको रिवाइज करना अच्छे से, स्ट्रक्चर को समझ लो. स्पाइनल कॉर्ड का एक इमेज ध्यान में रखो जो एनसीईआरटी में दिया होगा उसको. चलो हम कल ही कराते हैं किस तरीके से सिग्नल प्रोसेस हो रहा है. ठीक, ये वाला तो कल इसके मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे, एंड देन हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ बढ़ जाएंगे. फिर आई ईयर पढ़ना है, उसके बाद एंडी चैप्टर खत्म हो जाएगा. क्लियर है बेटा, तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और एमसीक्यूज रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करो, प्लस रिदमिक सेंटर और कार्डियक सेंटर रिवाइज करो. चलो बाय.